आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जितनी भी मैंने कहानियाँ पेश की, कहानियों में कहीं ना कहीं एंड अच्छा या बुरा होता ही रहता था। लेकिन अफजल की कहानी बड़ी अजीबो गरीब रही। बहुत से लोगों ने इसे बुरा भी कहा, अच्छा भी कहा। लेकिन यकीन जाने कि जिस कहानी को भी पढ़ा जाता है, जो भी किरदार हमारी निगाहों के सामने होता है, जब वो हमसे बिछड़ता है तो एक अजीब सा दुख होता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कोई खलासा अंदर पैदा हो गया है। और शायद आज अफजल की आखिरी किस्त जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, इससे भी यही तासुर मिलेगा और यही एहसास होगा। इसके साथ साथ अगली कहानी में जो लेकर आऊंगा उस हवाले से आप लोगों की राय भी जानना चाहूंगा। उसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कोई अच्छा सा नावल, कोई अच्छी सी कहानी ऐसी मौजूद है जो आप सुनना चाहते हैं, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको बता देता हूं। 0300 755 7785। आप इस पर मुझसे राब्ता करके मुझे कोई भी अपनी पसंद की अच्छी सी कहानी से आगाह कर सकते हैं। तो चलें आए अफजल की कहानी की आखिरी किस्त आपके सामने पेश करता हूं। मैं शायद कंधे से दूसरी क्लशिंकोफे भी उतार कर उन पर खाली कर देता, लेकिन मुझे चारों तरफ से बैक वक्त बहुत से लोगों ने दबोच लिया। शायद उनमें टोनी और शफी शाह भी शामिल थे। आखिरी आवाज जो मैंने सुनी वो नफीस साहब की थी। वो नहायत ताज्जुब ज़दा लहजे में कह रहे थे, तुमने बहुत बुरा किया अफजल, तुमने बहुत बुरा किया। उसके बाद मेरा ज़हन तारीकियों में डूब गया। वो मेरी जिंदगी का एक अजीब दौर था। राहिला की मौत ने गोया मुझे अंदर से मार दिया था। दुनिया की हर चीज मेरे लिए बेमानी हो चुकी थी। किसी काम में दिल नहीं लगता था, हर काम कारज़िया लगता था। हर चीज बेमसरफ मालूम होती थी। हत्ता कि जिंदगी भी मेरे बेसमर मोहब्बत अपने पीछे जो जख्म छोड़ गई थी, मुझे लगता था कि उसे वक्त भी कभी नहीं भर सकेगा। दोस्त, अहबाब, साथियों, शनासाओं ने उसी तरह समझाया जिस तरह समझाने का हक होता है, लेकिन अल्फाज मेरे लिए अपने मानी खो चुके थे। सबने मेरी दिलजोई की, अपनी सी कोशिश की, लेकिन जो दिल पारा पारा हो चुका हो वो भला कैसे बहल सकता था। जरताज और रहीम गुल तकरीबन रोजाना ही मेरे पास आते और घंटों बैठे मुझे समझाते रहते, लेकिन उनके अल्फाज गोया मेरे शल ज़हन और यकबस्ता हवास को वापस नहीं ला सके। शफी शाह और टोनी को ज्यादा लफाजी नहीं आती, लेकिन बेचारों से जो भी बन पड़ता था कहते रहते थे, और उनका बस नहीं चलता था कि मेरे दिल का जख्म अपने सीने में सजा लें, और खुशी अगर कहीं कोहे काफ में भी मिलती हो तो लाकर मेरे दामन में डाल दें। लाहौर के सब साथी भी आए थे। हर एक ने मेरा दुख बटाने के लिए अपने से जतन किए थे। आखिर वो इंसान थे, इतना ही कर सकते थे। कोई मौजज़ा तो उनके पास में नहीं था। राहिला को कराची में ही डिफेंस के कब्रिस्तान में दफन किया गया था। पहली चंद रातें तो मैं रोजाना उसकी कब्र पर जाता रहा। मैं कब्र के पास बैठा घंटों ख्यालों ही ख्यालों में उससे बातें करता रहता। शायद मेरा यह अमल जारी रहता और रफ्ता रफ्ता मुझे दीवानगी के करीब ले जाता, लेकिन हुआ ये कि उसके बाद खुफिया इदारों ने मुझे हिरासत में ले लिया था। मेरी जज्बाती हालत से कतई नजर ये चक्कर सेगहानी वाले ऑपरेशन के बाद से ही चल रहा था। शायद मुझे उसी रोज हिरासत में ले लिया जाता, लेकिन नफीस साहब का असर सूख काम आ गया। दरअसल सफेद फार्मों पर मेरे ब्रस्ट मारने वाला मामला बहुत संगीन सूरत इख्तियार कर गया था। उनमें 5 मौका पर ही मर गए थे और 4 शदीद जख्मी थे। वो अमरीकी बाशिंदे थे। जहाज भी अमरीकी था। FBI की टीम तफ्तीश के लिए पहुंच गई थी। हुकूमत पर सख्त दबाव था। उल्टा चोर कुतवाल को डांटने वाला मामला था। कर्जों की मैशत में जकड़े हुए मुल्कों के साथ ऐसा ही होता है। आजकल बड़ी ताकतें किसी मुल्क को गुलाम बनाने के लिए फौजें नहीं भेजती, मुआशी मशीर भेजती हैं। मैशत उनके काबू में आ जाए तो आप खुद ब खुद उनके इशारों पर नाचने लगते हैं। हमारी करप्शन, बेहंगम सियासत, एक दूसरे के खिलाफ हर वक्त मसरूफ जहाद रहने की आदत, बेईमानी और हराम खोरी ने उनका काम बहुत आसान कर दिया था। उनके दबाव के तहत खुफिया इदारों ने मुझे हिरासत में ले लिया था। नफीस साहब ने मेरी सफाइयां पेश करने की बड़ी कोशिश की। उन्हें बताया किस किस तरह किन किन मौकों पर मैंने वतन की दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ कुव्वतों के खिलाफ लड़ने में हस्बे मकदूर इदारों का हाथ बटाया था, लेकिन कोई मेरे बारे में उनकी वकालत पर कान नहीं धर रहा था। वो रिटायर्ड हो चुके थे। आदमी कुर्सी पर हो तो शेर होता है, कुर्सी छिन जाए तो लोग उसे चूहा समझने लगते हैं। और फिर यहाँ तो मामला सुपर पावर के दबाव का था। नफीस साहब को तो खुद लेने के देने नजर आ रहे थे। उनसे वजाहत तलब की जा रही थी कि वो अपनी खुफिया एजेंसी की मुहिम्मात में आम शहरियों क्यों शरीक रखते रहे थे। मुझे तफ्तीश के बदनाम जमाना मराकज में भी ले जाया गया, लेकिन गनीमत रहा कि बात सिर्फ पूछताछ और तफ्तीश तक ही महदूद रही। दरअसल बाहर नफीस साहब समेत बहुत से लोग मेरे लिए भाग दौड़ कर रहे थे, इसलिए मैं बहुत से हरबों का निशाना और तख्ता मश्क बनने से बचा रहा, वरना मुमकिन था कि मैं गमे जाना को भी भूल जाता। बहुत से जिम्मेदार अफसरान उस दौरान में मुझसे सबसे ज्यादा जोर शोर के साथ ये मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं किसी मुल्क का एजेंट तो नहीं था,
जब भी घुमा फिरा कर किसी न किसी जाविये से यही सवाल किया जाता, मुझे बेख्तियार हंसी आ जाती। लेकिन ये वो हंसी होती थी जो कर्ब की पैदावार होती है, जिसकी तह में खून के आंसू मचल रहे होते हैं। बहुत से लोगों की कोशिशों और मेरे अपने बहुत से वसाइल के इस्तेमाल के बाद मेरा मामला आम पुलिस और अदालत के सुपुर्द कर दिया गया, जिसके बाद कार्रवाइयों का सामना हमारे लिए कुछ आसान हो गया। लेकिन यहाँ भी 5 करोड़ रुपया नकद ज़र ज़मानत के तौर पर सरकारी खजाने में जमा करवाने के बाद मेरी जमानत मंजूर हुई। उसके साथ शख्सी जमानत भी शामिल थी। शख्सी जमानत सेठ रमजान ने दी और जेर जमानत यानी 5 करोड़ रुपए सेठ वाहिद ने जमा करवाई। हालांकि मैंने बहुत इसरार किया कि यह रकम मैं खुद भरूंगा। मैं कोई ऐसा गया गुजरा तो नहीं था, ये रकम तो आसानी से भर सकता था, लेकिन सेठ वाहिद ने भरने नहीं दी। उसका कहना था कि दोस्तों को भी तो दोस्ती के इजहार का कोई मौका मिलना चाहिए था। सेठ रमजान ने मेरी शख्सी जमानत दी थी, यह भी बहुत बड़ी बात थी। मैं जिन इदारों के जेर अताब आ गया था और जिस पोजीशन में था, उसमें मेरी जमानत देना किसी की हमायत में फांसी के फंदे तक जाने के लिए तैयार रहने के मुतरादिफ था। कारोबारी दुनिया में इस किस्म के दोस्तों का मुयस्सर होना बड़ी गैर मामूली बात थी। मैं बज़ाहिर तो वापस आ गया था और अपने मामूलात जिंदगी में हिस्सा लेने के लिए आजाद था, लेकिन हकीकत यह थी कि 24 घंटे मेरी निगरानी हो रही थी। मेरे टेलीफोन टेप्स हो रहे थे, शायद मोबाइल भी बचा हुआ नहीं था। मैंने सुना था कि मोबाइल फोन को भी उसके अपने डिजिटल एक्सचेंज से टेप करने की टेक्नोलॉजी मौजूद थी। FBI की टीम अपनी रिपोर्ट्स मुकम्मल करके चली तो गई थी, लेकिन अमेरिकी दबाव अभी जारी था। उन्हीं दिनों मुझे उस मुहावरे की सदाकत का सही मानों में अंदाजा हुआ कि मुसीबत तनहा नहीं आती। एक रात मैं जरताज के यहाँ से वापस आ रहा था कि मुझे मोबाइल फोन पर इतला मिली कि मेरे होटल में बम का धमाका हुआ था और उसका तकरीबन 1/4 हिस्सा मुनहद्दम हो गया था। कई लोग मर गए थे और बहुत से जख्मी हो गए थे। दिल जो पहले ही जख्म था, उस खबर से उस पर एक घाव का इजाफा हो गया। मैं जब होटल पहुंचा तो वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस अपना अपना काम कर रही थी। सायरन गूंज रहे थे, पुलिस भी पहुंच चुकी थी। एक हजूम होटल के गिर्द जमा था, भगदड़ मची हुई थी। मैं गाड़ी दूसरी तरफ की सड़क के किनारे रोककर एक तरफ बज़ाहिर यूं खड़ा हो गया जैसे मैं किसी और की तबाही का नजारा करने आया था। लेकिन उस वक्त मेरे दिल की क्या कैफियत थी ये मैं ही बेहतर जानता था। होटल की दाईं तरफ की 3 मंजिलें मुतासर हुई थी। उसका मतलब था बम उनमें से किसी मंजिल पर रखा गया था। खूबसूरत इमारत के गोया पहलू में चगाव पड़ गया था और वो बदसूरत नजर आने लगी थी। मेरा होटल भी मेरे दिल की तरह उजड़ सा गया था। उसी उजड़े हुए होटल के काफी बार में बैठे हुए एक रोज मैंने उनसे पूछा, आप इन मामलात में माहिर भी हैं और आपके मालूमात के ज़राए अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए। आप कुछ राय तो दें कि ये होटल में बम ब्लास्ट वाली हरकत किसकी है। मुझे डिप्लोमेटिक नहीं, सही और सच्ची राय चाहिए। वैसे भी अब आप रिटायर्ड हो चुके हैं, आपको डिप्लोमेटिक राय देने की ज्यादा जरूरत नहीं रही। अब तो आप 100% सच बोल सकते हैं, बेलाग राय दे सकते हैं। नफीस साहब ने जवाब दिया, जमाल सईदी। वो खुद तो मफरूर है, लेकिन उसका नेटवर्क यहाँ काम कर रहा है। उसके आदमी इस किस्म की कार्रवाइयों में बहुत माहिर है। मैंने एक ठंडी सांस ली जिससे मेरे सीने में एक ठेस सी उठी, मगर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नफीस साहब, आप इतने बड़े, इतने मुनज़्ज़म, इतने ताकतवर इदारे के सरबराह थे। इसके अलावा भी मुल्क में दूसरे बड़े मुनज़्ज़म इदारे, फोर्सेस और एजेंसियां मौजूद हैं जिन पर इस गरीब मुल्क के बेशुमार वसाइल खर्च होते हैं। कहने को सब काम कर रहे हैं, लेकिन क्या यह बात अजीब नहीं कि दहशतगर्द और इस मुल्क का खून चूस कर इसी की जड़ों में बारूद भरने वाले अपनी तमाम तर दहशतगर्दी और भयानक किस्म के नाजायज कारोबार का जाल फैलाने के बाद खतरा सर पर आते ही नहायत इत्मीनान से मुल्क से फरार हो जाते हैं। नफीस साहब ने अफसुर्दा सी नजर से मेरी तरफ देखा। बस उन्होंने एक ही बात कही, थोड़ा सा वक्त का इंतजार करो। अब जो हो रहा है वो होने दो, और जो तुम करोगे बाद में वो तुम जानोगे। आप क्या चाहते हैं? मैंने अफसुर्दगी की कोख से जन्म देने वाली अपनी मुस्कुराहट पर पर्दा टालने की कोशिश करते हुए पूछा। मैं चाहता हूं तुम यहां से निकल जाओ। वह सरगोशी किसी अंदाज में बोले। निकल जाऊं? क्या मतलब? मैं जरा सीधा होकर बैठ गया। मतलब यह कि तुम खामोशी से लंदन या पेरिस की तरफ निकल जाओ। बनके इन हालात में फरार होकर गुमनामी की जिंदगी गुजारने के लिए लंदन ज्यादा मुनासिब है। वो खुद कलामी किसी अंदाज में बोले। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने हैरत से कहा, आपको मालूम है मेरा पासपोर्ट सरकारी तहवील में है, मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है। इसके अलावा हालिया तमाम तर धचकों के बावजूद मेरा यहाँ काफी बड़ा कारोबार फैला हुआ है। इस सूरत हाल में भला मैं कैसे निकल सकता हूँ, और वो भी हमेशा के लिए? मैं इन तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद तुम्हारे पास आया हूँ। वह दस्तूर निजी आवाज में बोले। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। मेरे अब भी कुछ राब्ते हैं जो हमारे काम आ जाएंगे। तुम्हारे लिए यहीं से दूसरे पासपोर्ट का भी इंतजाम हो सकता है, लेकिन एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम होने की वजह से तुम यहाँ से जहाज में सवार नहीं हो सकोगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम लॉन्च के जरिए दुबई की तरफ निकल जाओ। उसका बंदोबस्त तुम खुद भी कर सकते हो, वरना सेठ वाहिद कर देगा। ये उसके बाएं हाथ का काम है। वहां तुम 2-4 दिन गुजारना। उसके बाद एक शख्स आकर तुमसे मिलेगा। वो तुम्हें तुम्हारा अपना पासपोर्ट देगा जिस पर पाकिस्तान से तुम्हारे एग्जिट और दुबई में एंट्री की मोहर वगैरह भी होगी। वीजा वगैरह भी मौजूद होगा। उस पासपोर्ट के जरिए तुम वहां से लंदन के लिए प्रवास कर जाना। राब्ते का तरीका मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके जरिए तुम मुझे अपने पते वगैरह से आगाह करते रहना।
वहाँ भी तुम्हें हर किस्म की मदद और रहनुमाई मुयस्सर आती रहेगी। सेठ वाहिद भी उस ज़मीन में बहुत कारआमद साबित होगा। और ये जो 24 घंटे मेरी निगरानी हो रही है, मैंने कहा, जरूरत के वक्त उन्हें गुंचा देना और 2-4 घंटों के लिए उनकी नज़र से ओझल होना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जब बुरे लोग इन्हीं तरीकों से फरार हो सकते हैं, हर शोबे में उनके भी कुछ न कुछ हमदर्द निकल आते हैं, तो फिर एक अच्छा आदमी क्यों नहीं निकल सकता? अच्छा होना मुझे काफ़ी महंगा पड़ रहा है। मैं एक बार फिर मुस्कुराए बगैर न रह सका। कभी कभी यूं भी होता है इन रास्तों पर, कभी कभी तो इससे भी कहीं ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ती हैं। तुम्हें तो इंशाअल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। आजमाइश तो मर्दों पर आती ही रहती है। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरा कंधा थपका, फिर सिगार का कश लेकर बोले, जरूरी नहीं कि तुम हमेशा के लिए बाहर रहो, हम हालात का जायजा लेते रहेंगे। वैसे अमरीकी इस किस्म के केसों की फाइल कभी बंद नहीं करते, लेकिन अगर कभी हालात साजगार दिखाई दिए तो तुम वापस आ जाना। तब तक तुम्हारे साथ ही यहाँ तुम्हारा बिजनेस चलाते रहेंगे। अगर चंद बरस बाद जरूरत पड़ी तो मैं कोशिश करूंगा कि रफ्ता रफ्ता तुम्हारा बिजनेस यहाँ वाइंड अप करके तुम्हारा पैसा हांगकांग या स्विट्जरलैंड के तवस्सुत से वहीं पहुंचाया जा सके जहां तुम उस वक्त रह रहे होगे। क्या अजीब बात है कि एक मुल्क की कंपनी कार्गो की आड़ में हमारे हासिला स्मगल करती है, हमारे साहिलों को ताबकारी के मोहलक असरात से आलूदा करती है। उसके आदमी हमारे हिसाब सरकारी इदारों से फायरिंग का तबादला करते हैं, उसमें मेरी होने वाली बीवी मारी जाती है। और हम वो लोग हैं जिन्होंने कई मुहम्मात में जान हथेली पर रखकर मुल्क दुश्मन ताकतों से टक्कर ली। इन हालात में एक जज्बाती लम्हे में अगर उस मुजरिम कंपनी के कुछ आदमी मेरे हाथों मारे जाते हैं तो मैं अपनी हुकूमत के भी ज़ेर अताब हूँ और वहाँ वाले भी मुझे भेड़ बकरियों की तरह हाँ कर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने हकीकतन मुतासवाना लहजे में कहा, तुम्हारा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है, इसी में तुम्हारी भलाई है। वो खफीफ सी अफसुर्दगी से बोले, वरना जो कुछ होने का अंदेशा है, अगर वो हो गया तो मेरी अपनी बाकी जिंदगी भी मजीद पछतावों में गुजरेगी। तुम सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दो, कल के बाद तुम्हें किसी वक्त भी रवाना होने की जरूरत पेश आ सकती है। मैं कोई जवाब न दे सका। मेरे अंदर एक अजीब सी कशमकश जारी थी, एक मजबूर कशमकश। उनके जाने के बाद मैं अपने कमरे की खिड़की में आन खड़ा हुआ। रात ढल रही थी, मगर सड़क पर उस वक्त भी कुछ ट्रैफिक था। रंगीन शीशे के पार रोशनियां मुतहर्रिक नजर आ रही थी। गो रात के सुकूत और सन्नाटे का एहसास भी गालिब था, मगर जिंदगी भी रवां दवा थी। जिंदगी उसी तरह रवां दवा रहती है, छोटे बड़े किरदार आते जाते रहते हैं। उसमें मेरा दिल अपने खालिक से सरगोशियां करने लगा। है रब्बे कायनात, मैं तेरा एक बहुत हकीर और गुनहगार सा बंदा हूँ। सरापा है गुनाह, सरतापा है लग़्ज़िश। मेरी अपनी जिंदगी का आगाज कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन जो ही मुझे थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी अकल अता हुई, मैंने सही को सही और गलत को गलत समझने की कोशिश की। बशरी कमजोरियां मुझ पर गालिब रहीं तो मैं उन पर शर्मिंदा रहा। मैंने हमेशा अच्छाई और अच्छी कदरों को अफसल समझा और मेरा ईमान रहा कि जीत हमेशा अच्छाई और अच्छी कदरों ही की होती है। ख्वाह रास्ते में कितनी मुश्किलात आए और बुराई ख्वाह कितनी ही ताकतवर होती नजर आए, लेकिन शिकस्त उसका मुकद्दर होती है, उसका अरूज आर्जी और नापायदार होता है। यही सोचकर मैं अच्छाई और अच्छी कदरों के लिए अपनी बसात के मुताबिक लड़ता भी रहा। इस रास्ते में तूने भी मेरी मदद की, तभी मैं बाज ऐसे काम करने में कामयाब भी हुआ जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आते थे। अब जो मुझ पर ये मुश्किलात सी आई हैं, इनसे भी मेरा ईमान, मेरा नजरिया मुतजलजल नहीं हुआ है। शायद मुझसे ही गलती सरजद हुई थी, शायद मेरे सारे तरीके ही गलत थे, शायद मुझे जिंदगी गुजारने के तरीके ही नहीं आते। लेकिन कुछ भी सही, मुझे उम्मीद यह है कि मुश्किलात आर्जी होंगी। तुझे मंजूर होगा तो मैं फिर वापस आऊंगा, बल्कि तुझे मंजूर होगा तो तेरी जात लाजवाल फिर मुझसे कोई काम लेगी। तुझे मंजूर होगा तो मेरे ये कमजोर हाथ फिर ताकतवर होंगे। यूं तुझे जिंदगी भी बहुत मुख्तसर, बहुत आर्जी है। ये उतार चढ़ाव इससे भी मुख्तसर, इससे भी ज्यादा आर्जी है। अगर ये कोई आजमाइश है तो इसमें पूरा उतरने की ताकत भी मुझे तू ही अता करेगा। मेरी जिंदगी की कश्ती बहरहाल तेरे ही सुपुर्द है। तू मेरा खुदा ही नहीं, मेरा ना खुदा भी है। तू जिधर ले जाएगा मैं बसद खुशी उधर ही जाने को तैयार हूँ। दिल ही दिल में खालिक का कायनात से ये सरगोशियां करने के बाद गोया मुझे करार सा आ गया। बहुत दिनों से दुख से बोझल दिल जैसे यकदम हल्का फुल्का सा हो गया और मैं आराम से सो गया। मैंने नफीस साहब की तजवीज़ कबूल कर ली। शायद उसी में वाकई मेरी बेहतरी थी। दिल वैसे भी कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। अगले 2 दिनों में सब तैयारियां मुकम्मल होगी। मुझे अपने साथियों को जो कुछ समझाना था समझा दिया। तीसरी रात 12 बजे से कुछ पहले एक वेटर चाय की ट्रे और लॉन्ड्री शाप का एक बड़ा लिफाफा मेरे कमरे में ले आया। दरवाजा अपने अक में बंद करने के बाद उस बावर्दी वेटर ने अपनी टोपी उतारी और जेरे मूंछ मुस्कुरा दिया। वो नफीस साहब थे। उनकी मूंछें नकली थीं जो उन्होंने उतार कर मुझे दी थी। लॉन्ड्री का बड़ा प्लास्टिक बैग वो बेड पर फेंकते हुए बोले, इसमें वेटर की दूसरी यूनिफॉर्म है, तुम जल्दी से ये पहन लो। मैं यहीं बैठूंगा, तुम ट्राली लेकर बाहर चले जाओ। अगले दरवाजे से होटल से निकलना, सब तैयारियां मुकम्मल है। सब कुछ इसी तरह है जिस तरह मैंने तुम्हें बताया था। तुम्हारा सामान लॉन्च पर पहुंच चुका है। ओके सर। मैंने उन्हें सल्यूट किया और प्लास्टिक बैग उठाकर बाथरूम में चला गया। चंद मिनट बाद मैं बाहर आया तो उन्हीं की तरह वेटर मालूम हो रहा था। वो वेटर की वर्दी में एक सोफे पर टांग रखे सिगार पी रहे थे। मुझे देखकर वो उठे और मुझे गले से लगाकर मेरी पीठ थपकते हुए बोले, गुड लक माय बॉय एंड डोंट बी डिसहार्टेड। आई एम नॉट डिसहार्टेड एट ऑल सर।
मैंने उनसे अलग होकर मुस्कुराते हुए कहा और ट्राली धकेलता हुआ बाहर चला गया। नीचे पहुंचकर ट्राली किचन में छोड़कर जब मैं होटल के अकबी दरवाजे से बाहर निकला तो रहीम गुल एक पुलिस मोबाइल लिए गली में मौजूद था। वो मोबाइल में अकेला था, वर्दी में था और ड्राइविंग सीट पर था। मैं खामोशी से उसके बराबर जा बैठा। हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पुलिस मोबाइल में जाने का फायदा यह था कि उसे रास्ते में रोके जाने का इम्कान न होने के बराबर था। चंद मिनट बाद ही हम खेमाड़ी जा पहुंचे। अंदर नशीब में जहां से दिन में किराए की लांचें चलती थी वहां एक बड़ी सी तकरीबन नई और कैबिन वाली लांच सीढ़ियों से लगी खड़ी थी। बस स्टाफ नुमा हिस्से में सेठ रमजान, सेठ वाहिद, उनके मुसल्ला गार्ड्स टोनी, शफी शाह, अंबर, जरताज और सफिया मौजूद थी। वो सब अलग अलग मकामात से अलग अलग गाड़ियों में वहां पहुंचे थे और मुझे मालूम था कि यहाँ बाहर उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियां इधर उधर छोड़ी थी। मैं चंद लम्हे उन सब के घेरे में खड़ा रहा। सब खामोश थे। शायद किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोला जाए। आखिर मैंने ही यह सकूत तोड़ा। तुम सब तो इस तरह खामोश हो जैसे मेरे जनाजे को कंधा देने आए हो। बकवास मत करो, रहीम गुल ने मुझे डांट बुलाई। हाँ, बदफाल मुंह से निकालने की जरूरत नहीं। जरताज ने मुझे खोंसा दिखाया लेकिन मैंने देखा उनकी आंखों में नमी चमक रही थी। सेठ वाहिद एक हाथ से रुमाल नाक पर रखकर शू शू करते हुए और दूसरे हाथ से मेरा कंधा थपकते हुए बोला, मैंने अपने दुबई, लंदन और पेरिस ऑफिस को फोन कर दिए। कोई भी मसला हो वहां जाकर सिर्फ अपना नाम ले देना, सब कुछ हाजिर हो जाएगा। और अगर कभी मुझे यहाँ फोन करने की जरूरत पेश आए तो अम्मा जी वाले फोन पर करना, बहुत बेहतर। और बहुत शुक्रिया माय डियर, चाहे ये दरवेश तुम्हें मजीद जहमत न दे। मैंने उसे गले मिलते हुए कहा, और देखो तुम अम्मा जी का बताया हुआ जुशांदा जरूर पी लिया करो। पी लूंगा यार। इस वक्त ये कम वक्त जुशांदा कहाँ से बीच में आ गया? वो हल्की सी खांसी के साथ बोला, देखो जुशांदे के नाम के साथ ही खांसी शुरू होगी। मैंने सेठ रमजान से गले मिलते हुए कहा, मेरी वजह से शायद तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए मैं पेश की माफी चाहता हूँ। यार ऐसी फजूल रस्मी बातें काहे को करता है? सेठ रमजान गलगेर आवाज में बोला। फिर उसने अपने गार्ड से क्लशिंकोफ लेकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर तू समझता है कि हम तेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी भी नहीं दे सकते तो ये ले, मुझ मनहूस को अभी गोली मार दे और लाश समंदर में फेंक दे। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है सेठ रमजान को मछलियां खा जाए। वो तो एक ना एक दिन खाएंगी ही और उसकी वजह से उनके मैदे भी खराब होंगे। मैंने उसके गाल पर बोसा देते हुए कहा, क्योंकि तू आदमी नहीं, हीरा है हीरा। सेठ रमजान टिश्यू पेपर से आंखें पूछने लगा। सफिया से गोया रहा न गया। वो मेरा बाजू पकड़कर एक तरफ ले गई। मैंने देखा उसके रुखसारों पर आंसू की लकीरें थी। वो धीमी लेकिन गुलगेर आवाज में बोली, सर आप मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता सफिया डियर, मेरे अकेले जाने का बंदोबस्त ही मुश्किल से हो रहा है। दूसरे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शादी करने को कौन कह रहा है? वो तड़प कर बोली, आप मुझे नौकर के तौर पर अपने साथ रख लीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी खिदमत करूंगी, आपका हर काम करूंगी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो सफिया, नौकर बनना तुम्हारा मनसब नहीं है। मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, तुम्हें भी बहुत तरक्की करनी है। जब तुम एक कामयाब और दौलतमंद लड़की बन जाओगी तो कोई अच्छा सा लड़का देकर उसे शादी कर लेना। तरक्की, दौलत, अच्छा सा लड़का, माय फुट। उसने गुस्से से कहा और दोनों हाथों में मुंह छुपा लिया। आंसू उसके हाथों के दरमियान से उमड़ते दिखाई देने लगे। सेठ वाहिद ने अपने मखसूस मुस्तरिबाना अंदाज में पुकारा, टाइम हो रहा है, तुम्हें सुबह का उजाला नमूदार होने से पहले वहां पहुंचाना चाहिए। मैं सफिया को बाजू से पकड़कर बाकी लोगों के पास वापस ले आया। वो बिला हिचकिचाहट ज़ारो कतार रो रही थी और किसी को भी उसके आंसुओं की तरफ तवज्जो देने का ख्याल नहीं आया। सरताज मेरा और रहीम गुल का एक बाजू थामते हुए मुर्तहश आवाज में बोली, हम दोनों बहुत जल्द तुमसे मिलने आएंगे। तुम जहां भी हुए हम वहीं आएंगे जरूर। मैंने उसका और रहीम गुल का कंधा थपथपाया, मगर रवाना होने से पहले शादी करना न भूल जाना। हनीमून के खराजात मेरे जिम्मे। तुम बहुत। आवाज दरताज के हल्क में दम तोड़ गई। शायद उसकी समझ में ना आया कि वो मुझे क्या कहे। मैं उन सबको खुदा हाफिज कहकर काई और सेलन से लिथड़ी सीढ़ियां उतरकर लांच में पहुंचा। लांच के बावर्दी कैप्टन और उसके एक साथी ने मेरा इस्तकबाल किया। बाकी लोग ऊपर खड़े रह गए। चलने में बाद लांच का ईंधन स्टार्ट हुआ और वो हरकत में आ गई। मेरी जिंदगी का एक तवील बाब खत्म हो रहा था और शायद एक नया बाब शुरू होने को था। लांच एक नए रास्ते पर एक नई मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी थी। मैं देर तक पिछले हिस्से पर खड़ा किनारे पर खड़े हिवलों की तरफ देखकर हाथ हिलाता रहा, हत्ता कि वो मेरी आंखों के सामने धुंधार लगे। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि उसकी वजह फासला था या मेरी आंखों में नमी आ गई थी। अपने दोस्तों से आखिरी वक्त बिछड़ने का मंजर आज भी मेरी निगाहों में है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। लेकिन अब जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ? आज मैं उसी गांव में मौजूद हूँ जहाँ पे मेरी चचियाँ होती थी, जहाँ मेरे अपने लोग थे। हाँ, थोड़ी सी तब्दीली आई है। मैंने सफिया से शादी कर ली थी। इसके बाद आप ये भी जानना चाहेंगे कि मैं वहाँ अपने गांव पाकिस्तान कैसे पहुंचा। पेरिस में कुछ अरसा गुजारने के बाद मैं फ्रांस चला गया था। वहाँ से मैंने वापसी में अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मैं फिर वापस पाकिस्तान लौट आया, एक नए नाम, एक नई शनाख्त के साथ। FBI वाले आज तक मुझे ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से खुश भी हूँ और मुतमईन भी। एक नए नाम, एक नई पहचान के साथ।
और मेरे दोस्त मुझसे मिलने आते हैं, मेरे पास ठहरते हैं, वक्त गुजर रहा है। टोनी और शफी शाह ने मिलकर मेरे बिजनेस को बिजनेस एम्पायर कर दिया है। आज भी लाहौर और कराची में मेरे बिजनेस चल रहे हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। हाँ, एक तब्दीली आई है, मैंने अपने पाकिस्तान की मोतबर एजेंसी को ज्वाइन कर लिया है और नफीस साहब की मुद्दत को एक बार फिर एक्सटेंशन दी जा चुकी है। आज उनके मातहत मैं काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द एक नए धड़ल्ले के साथ मैं फिर आप लोगों की नज़र में आऊँगा। हाँ, लेकिन नाम मोहम्मद अफसल चौधरी नहीं होगा।